आप इस वीडियो पर आ ही चुके हैं, तो इट्स माय फर्स्ट रिक्वेस्ट टू यू ऑल, इन बच्चों वाले सवालों को जरा आप सॉल्व करके दिखाइए। तो पॉज द वीडियो एंड टेक योर टाइम। होपफुली आपने 2 या 3 मिनट में इन सवालों को सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं किया होगा तो अभी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, और मुझे ये लगता है कि आपने 90% सवालों को जरूर गलत किया होगा, क्योंकि ये बच्चों वाले सवाल है और इन सवालों को एग्जामिनर का फेवरेट माना जाता है। ये सवाल इतने फेवरेट हैं कि एयरफोर्स का एग्जाम इस साल बीता हुआ है, उसमें से एक क्वेश्चन इसमें से है। जो एग्जाम दिया है इस बार एयरफोर्स का वो जानता होगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस वेरी क्विकली। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूँगा कि ये सारे सेंटेंसेज जो दिए गए हैं ये सारे गलत हैं, और हम लोग इन्हें अच्छे से सुधारेंगे। सुधारने का तरीका भी मैं बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे ये ही से स्टार्ट हो रहा है, तो ही के साथ इज आता है, सही है। माई आ सकता है, हे इज माई बोलते हैं, हे इज माई ब्रदर, वैसे ही हे इज माई सही है। कजिन, ब्रदर, या कजिन के साथ जो है ब्रदर का यूज कभी भी नहीं करते हैं। कजिन के साथ ब्रदर या फिर सिस्टर का भी यूज नहीं करते हैं। कजिन का मतलब ही होता है चचेरा या फिर चचेरा भाई या फिर चचेरी बहन। कजिन का मतलब ही होता है चचेरा भाई, तो उसके बाद ब्रदर जोड़ने से कोई फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है ब्रदर। यहाँ पे ब्रदर जोड़ देंगे तो आप हिंदी सेंस निकालो ना, हे इज माई कजिन, इसका मतलब ही होता है वह मेरा चचेरा भाई है। ही से ही वो पता चल जा रहा है। ही का मतलब ये, ही जो होता है वो मेल के लिए लगता है, और सी जो होता है, इसी के जगह पर सी होता तो वो लड़की के लिए हो जाता, और सिर्फ कजिन तक स्टॉप कर देते। अगर ही होता तो ही इज माई कजिन, इसका मतलब है वह मेरा चचेरा भाई है, क्योंकि ही है। और सी लगाते तो सी इज माई कजिन, यानी वो मेरी चचेरी बहन है। तो यहाँ पे ही और सी से ही पता चल जाएगा कि वो मेरा चचेरा भाई है या फिर बहन है। तो ब्रदर जोड़ने से ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, वह मेरा चचेरा भाई है, ऐसे सेंस आएगा, जो कि गलत है बिल्कुल। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 5 शिप्स देयर। आपको इसमें गलती नजर तो नहीं आ रही होगी, लेकिन है गलती। यहाँ ये शिप का मतलब होता है भेड़, ठीक है, भेड़। और शिप जैसा ही होता है डियर। डियर का भी प्लूरल डियर ही होता है, मतलब SEIS जोड़ के डियर का प्लूरल नहीं बनाते हैं। वैसे ही फिश भी होता है, लेकिन फिश का फिशेज भी होता है कहीं कहीं। और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे FRUIT फ्रूट, जिसका फ्रूट्स भी होता है, लेकिन फ्रूट भी होता है, ठीक है, फ्रूट भी होता है। फिश का फिश भी होता है प्लूरल, डियर का डियर भी होता है, शिप का शिप भी होता है। इन दोनों का SEIS लगा के नहीं बनता है, इन दोनों का SEIS लगा के बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में क्यों होता है। ये एक ही जाति की जब मछलियाँ होंगी ना तो फिश का यूज करेंगे, अगर उसी में अलग अलग प्रजाति की मछलियाँ मिल जाती हैं तो फिशेज हो जाता है। वैसे ही एक ही प्रकार के फल लेंगे जैसे आम तो फ्रूट हो जाएगा, और अनेक प्रकार के आम, लीची, केला, ऐसे सब लेंगे मिला के तो वो फ्रूट्स हो जाएगा। लेकिन इन दोनों की तरह इसका नहीं होता है, इन दोनों का प्लूरल सेम ही होता है, शिप का शिप ही होता है, डियर का डियर ही होता है। तो यहाँ पे ये शिप से एस हटा देंगे तो ये सेंटेंस जो है पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। देयर आर 5 शिप देयर, शिप ना कि शिप्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि देयर आर 3 पोएट्रीज इन द बुक, मतलब कि उस किताब में 3 कविताएं हैं। अब कविताएं का मतलब यहाँ पे समझते हैं, एक होता है पोएम, एक होता है पोएट्री। पोएम और पोएट्री में फर्क समझिएगा। पोएट्री जो होता है ना, कलेक्शन ऑफ पोएम्स होता है, कलेक्शन या फिर कंपाइलेशन। कलेक्शन को ही कंपाइलेशन बोलते हैं, कंपाइल करना यानी संग्रह करना। तो पोएम्स को इकट्ठा करके एक पोएट्री बनती है। तो यहाँ पे ये पोएट्री नहीं होगा, यहाँ पे पोएम्स होगा। देयर आर 3 पोएम्स इन द बुक। पोएट्री की बुक होती है, पोएट्रीज की बुक नहीं होती है। पोएम्स की बुक हो सकती है, पोएट्रीज की बुक नहीं हो सकती। पोएट्री की बुक होती है जिसमें बहुत सारे पोएम्स हो। तो पोएट्री का सीधे सिंपली समझिए कि ये पोएट्री का प्लूरल नहीं होता है, प्लूरल नहीं होता है पोएट्री का, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, तो ये भी क्लियर हो गया। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर में है आई सॉ 3 फीमेल्स देयर। फीमेल्स, यहाँ पे पहले तो फीमेल्स गलत, इसकी जगह पर वोमेन होगा, ठीक है, वोमेन, वोमेन या फिर गर्ल्स लिख लीजिए, गर्ल्स लिख लीजिए। फीमेल्स का मतलब होता है फीमेल क्रिएचर, जैसे विक्सेन, लोमड़ी, पीहन, और भी है जैसे हैन,
ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है। बिच, बिच हो जाएगा। गर्ल भी फीमेल में आ जाएगी, वुमेन भी, और ये बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये सारे फीमेल कैटेगरी में हैं, ये सारे फीमेल कैटेगरी हैं, फीमेल कैटेगरीज में है, ये सारे फीमेल कैटेगरी हैं। लेकिन हमारे कहने का सेंस है आई सॉ 3 फीमेल्स देयर, मतलब मैंने वहां पे 3 महिलाओं को देखा। अगर इन सभी के सेंस में फीमेल दिया है तब भी गलत है, और वुमेन के सेंस में दिया है या फिर गर्ल्स के सेंस में दिया है तब भी गलत है, यानी फीमेल्स आ ही नहीं सकता है, ठीक है। फीमेल्स नहीं हो सकता है, 3 फीमेल्स 2 फीमेल्स यहाँ पे ये सेंटेंस में यूज नहीं होगा, ठीक है। फीमेल्स की जगह पर आप विक्सन लिखिए। अगर इस फीमेल के बारे में बोल रहे हैं तो इस फीमेल के बारे में बोल रहे हैं तो 3 पीहेंस बोलिए, विक्सेंस बोलिए, 3 हैंस बोलिए, 3 बिचेज बोलिए, 3 गर्ल्स बोलिए, 3 वुमेन्स बोलिए, वुमेन्स नहीं सॉरी ये वुमेन हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, तो ये 4 नंबर भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फीमेल की जगह पर वुमेन या फिर गर्ल्स होगा, ठीक है। अब 5 नंबर और 6 नंबर समझ लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे यू आर बेटर देन मी लिखा हुआ है। आप लोग कितना गलती करते हैं बोलने में, यू आर बेटर देन मी, तुम मुझसे अच्छे हो, बहुत गलत बात है। देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बीच में होता है वर्ब, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे ये क्या है? वर्ब है, और वर्ब के पहले क्या है? ये सब्जेक्ट है, यानी ये सब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। तो देखिए प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है। जनरली प्रोनाउन में ही दिक्कत होती है, नाउन में दिक्कत नहीं होगी। नाउन का सब्जेक्टिव केस जो होता है वही ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, इसी में लिख देते हैं हम। आई ले लेते हैं सब्जेक्टिव केस में, तो उसका हो जाता है मी। वी ले लेते हैं, अस, यू, यू ही होता है। ही, हिम हो जाता है। सी, हर हो जाता है। इट, इट ही रहता है। दे, देम हो जाता है। और वन, वन ही होता है। नेम, नेम ही होता है, ठीक है। जैसे अब ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इतना ही प्रोनाउन में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये नाउन में आ जाता है, हालांकि प्रोनाउन में ही आप इसी के साथ याद कर लो। प्रोनाउन क्या, इसी के साथ आप याद कर लो, इतना याद कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज आएगा। आई, मी, वी, अस, यू, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम, वन, वन और नेम, नेम ही होता है। यहाँ पे यू है, कैसे पता लगेगा कि ये सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में? यू यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस है और यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस है, बताइए। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? वर्ब से पता चलेगा, वर्ब से। यहाँ पे वर्ब यूज हुआ है, वर्ब के पहले कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो तुलना जो होगी वो सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से होती है। तो यहाँ पे बताइए, दो ही आदमी ना है, यू और मी, तो यू सब्जेक्टिव, तो ये कैसे ऑब्जेक्टिव हो सकता है? ना इंसाफी हो जाएगा। तो यहाँ पे मी नहीं होगा, गलत हो जाएगा, यहाँ पे होगा आई, मी का आई, सब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे यूज हुआ था, हम लोग सब्जेक्टिव केस यूज करें। अब इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक देखिए, जब भी कंपैरिजन वाला सेंटेंस आए और उसमें बस दो ही आदमी के बीच कंपैरिजन करना है, जैसे देन आता है, एज वेल एज आता है, और भी बहुत सारे आते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। वो भी पढ़ना है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। डिग्री ऑफ कंपैरिजन ये बहुत इजी शॉर्ट ट्रिक से हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये सब्जेक्टिव केस, ये भी सब्जेक्टिव केस। अब इसका शॉर्ट ट्रिक ये हुआ कि जब भी दो लोगों में कंपैरिजन करना होगा ना, तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में उन दोनों को लिखेंगे। दो लोगों में कंपैरिजन हो गया, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस को भूल ही जाना है, ठीक है। 3 लोग आएंगे तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम दो आदमियों के बीच में, दो सब्जेक्ट के बीच में हम कंपैरिजन बताए हैं, तो वो समझ में आ गया होगा आपको। तो 5th नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? दो चीजों के बीच कंपैरिजन होगा तो वो दोनों चीजें सब्जेक्टिव केस में होंगी, ये पहली बात। और दूसरी बात कि ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। आई का मी, वी, अस, यू, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम, और वन, वन, नेम, नेम होता है। तो 5 नंबर समझ में आ गया हो। अब 5 नंबर को 6 नंबर से रिलेट कैसे किए हैं हम, ये देखिएगा। ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट कहता है ये कि इट इज के बाद, हमेशा इट इज रहे या फिर वॉज रहे, जो भी, इट इज के बाद या फिर इट वॉज के बाद हमेशा और हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज होता है। अब ये याद रहेगा, तभी तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में फर्क समझ में आएगा, समझ में आएगा ना। इट इज के बाद यहाँ पे मी लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव केस में या फिर ऑब्जेक्टिव केस में है?
इसमें है? नहीं है। इसमें है? हाँ पहले ही तो है। तो गलत है कि सही है? गलत है, ये भी गलत है। और आप लोग गलत जानते हुए भी नहीं, इसके पहले आप लोग नहीं जानते थे, अब भी जानते होगे। तो बताओ इट इज मी गलत है या फिर सही है? गलत है ना। तो जब इट्स मी गलत है तो बाइक पे क्यों सटा हुआ मिलता है? बुक्स पे क्यों सटा हुआ मिलता है? पेपर्स पे कैसे सटा मिलता है? बैग्स पे सटा हुआ मिलता है? आप लोगों में से कितने ऐसे यूजर्स होंगे जो इट्स मी का स्टिकर यूज कर चुके होंगे? कन्फर्मली हम बता रहे हैं, मैंने आज तक यूज नहीं किया, मैं जानता था वो गलत है। और गलत बोलना आज फैशन हो चुका है। लोग बोलते हैं लेडीज को सीट दो। लेडीज कहाँ से? एक ही तो लेडी है तो लेडी को सीट दीजिए। अरे मैंने एक लेडीज को भेजा है अपने घर पे ट्यूशन के लिए, लेडीज को भेजा है या फिर लेडी को भेजा है? कितना लोग गलत बोल रहे हैं आज, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। इसी की वजह से बहुत सारी गलतियां हो रही है। इस पे एक मैं बता देता हूँ, एयरफोर्स में इसी बार एक सवाल पूछा गया है, मैं बता देता हूँ। पूछा गया था कि प्रीति का कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगा? ऑप्शन था ये चारों ऑप्शन था। अब बताइए इनमें से कौन सही है? कितने लोग ये ऑप्शन लगाएंगे? गलत है। ये बोलते बोलते इतना आदत खराब हो गया है कि हम लोग पढ़ते सही हैं लेकिन दिमाग में भरा हुआ है गलती। ये मोर प्रीटी गलत है। जब भी वाई आता है ना तो कॉम्परेटिव, उसका कॉम्परेटिव डिग्री प्रीटियर, वाई को आई में चेंज करके ER जोड़ा जाता है और सुपरलेटिव के लिए आई में चेंज करके EST जोड़ा जाता है, प्रीटीएस्ट। अब समझ में आ गया होगा कि हम लोग कितना गलती सुनते हैं। पढ़ते तो सही हैं लेकिन सुनते सुनते दिमाग में बैठ जाता है तो हम लोग गलती करते हैं बहुत सारी। तो ज़्यादा बात नहीं होगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इट्स मी नहीं होगा, अब से आप लोग इट्स आई बोलेंगे। इसका मतलब होता है मैं ही तो हूँ या फिर मैं हूँ। कोई दरवाजा नॉक कर रहा है तो हमने पूछा कौन है, तो वहाँ से बोला इट्स मी, गलत, जाओ भागो, भगा देंगे। इट्स आई बोलेगा, आप उसकी आवाज़ को पहचानते होंगे तो आप उसको अंदर ले लेंगे। इट्स आई, अरे मैं हूँ, खोलो जल्दी। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर हो गया। 7 नंबर में माई ऑल टीचर्स आर गुड, ये भी बहुत कॉमन चीज़ है। देखिएगा, मेरे सभी शिक्षक अच्छे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन है गलती। यहाँ पे माई भी एडजेक्टिव है और ऑल भी एडजेक्टिव है। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों एडजेक्टिव भी है, डिटर्मिनर्स भी हैं। डिटर्मिनर्स के चैप्टर में एकदम पूरा क्लियर कर दूंगा। आप लोगों को अगर डिटर्मिनर्स चैप्टर पढ़ना है, आपको समझ में नहीं आता है बिल्कुल, मैं एक दिन के शॉर्ट ट्रिक्स में आपको समझा दूंगा, पक्का गारंटी। बस आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। जो चैप्टर का नाम मैं ले रहा हूँ, सिंटेक्स जो भी है, डिग्री ऑफ कंपेरिजन का भी नाम लिया हूँ, तो जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एक दिन या फिर 2 दिन, यानी 1 क्लास या फिर 2 क्लास में एक चैप्टर में क्लियर करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये भी डिटर्मिनर है, ये भी डिटर्मिनर है। तो डिटर्मिनर में प्री डिटर्मिनर, मिडिल डिटर्मिनर और पोस्ट डिटर्मिनर पढ़ा जाता है। तो इन दोनों में कौन प्री है कौन पोस्ट है, इन दोनों में अगर समझा जाए तो ये जो होता है प्री होता है और ये होता है पोस्ट, ठीक है। हालांकि ये मिडिल है, ठीक है। तो समझिएगा, जब प्री है तो प्री मतलब होता है पहले, प्रीपेड पोस्ट पेड आप लोग करते होंगे। प्री मतलब पहले, तो पहले कौन आएगा? ऑल, और उसके बाद क्या आएगा? माई। ये प्री है और ये पोस्ट है। पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले। तो माई मतलब मेरा, तो मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसका, उसकी, उनका, ये सारा जो भी आएगा वर्ड ऑल के बाद ही आएगा। ऑल के पहले कोई भी इनमें से नहीं आ सकता है, ठीक है। माई और भी लिख देते हैं सारे, आर, योर, हिज, हर, इट्स, वंस, देयर, और नेम का क्या हो जाएगा? नेम का नेम्स, ठीक है, ऐसे नेम्स। जैसे सोहन है तो सोहन, SOHAN, सोहन, और एपिस्ट्रॉफी S लगा देंगे, ठीक है, एपिस्ट्रॉफ S, ठीक है, यहाँ पे। तो ये हमारा आ जाता है पोस्ट डिटर्मिनर में। और क्या करेंगे? ऑल के बाद ये सारा यूज करेंगे। कभी भी माई के बाद ऑल का यूज हम नहीं करेंगे, ऑल के बाद ही इनका यूज करेंगे। सबका यूज हम ऑल के बाद करेंगे, आज के बाद से याद रखिएगा। ऑल माई बुक्स या फिर माई ऑल बुक्स, माई ऑल बुक्स गलत हो जाएगा, ऑल माई बुक्स बिल्कुल सही है,
ठीक है, तो यहाँ पे बताइए माई ऑल टीचर सही है फिर गलत है? माई ऑल टीचर्स आर गुड, हिंदी निकालिए ना। मेरे सभी शिक्षक अच्छे हैं, कितना अच्छा लग रहा है हिंदी। लेकिन हिंदी से आप केवल 60% तक अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं। मैं भी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो हिंदी के थ्रू ज़्यादा नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। इंग्लिश में कॉन्सेप्ट इज इंग्लिश, कॉन्सेप्ट इज पावर, ये बहुत लोगों का कथन है और अच्छा भी लगता है, ये होना भी चाहिए। हिंदी के थ्रू हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे इंग्लिश पढ़ने का, ठीक है। नाउन का मतलब संज्ञा और प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम, ऐसे याद करके हम लोग नहीं पढ़ेंगे इंग्लिश कभी भी। तो 7 नंबर भी हो गया। 8 नंबर देखिए, अकॉर्डिंग टू मी। कितने लोग बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी साइंस इज बैड? कितने लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मी साइंस इज बोन? कितना गलत है। अकॉर्डिंग टू मी गलत होता है हमेशा, अपने लिए तो कभी भी अकॉर्डिंग का यूज करते ही नहीं है। यहाँ पे ये गलत है, इसके लिए हम लोग इन माई ओपिनियन का यूज करते हैं। इन माई ओपिनियन का यूज करते हैं, यानी अपने लिए अकॉर्डिंग टू का यूज नहीं करते हैं, इन माई ओपिनियन का यूज करते हैं। 8 नंबर फिनिश हो गया। 9 नंबर, आई एट फ्यू एग्स। मैंने कुछ अंडे खाए और खुश हो गया, वॉज हैप्पी, खुश हो गया। यहाँ पे कुछ गलती नजर आ रही है, नजर आएगी। यहाँ पे फ्यू में गलती है, देखिए फ्यू में इसलिए गलत है, फ्यू में नहीं, फ्यू ही गलत है। फ्यू इसलिए गलत है कि फ्यू का मतलब ये होता है 9 के बराबर। अब कोई 9 के बराबर अंडे खाकर खुश हो सकता है क्या? गलत है ना। फ्यू, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू होता है। द फ्यू, इन तीनों में डिफरेंस ये है कि फ्यू का मतलब होता है 9 के बराबर, ए फ्यू का मतलब होता है उतना ही जितना चाहिए। द फ्यू का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, ये मतलब होता है। अब बताइए, मुझे जितना चाहिए था खुश होने के लिए उतना ही तो खाऊंगा, तो क्या होगा? यहाँ पे समझदार हैं, ए लगा देंगे, ठीक है। आई एट ए फ्यू एग्स, और याद रखिएगा इन तीनों के बाद फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू के बाद यूज होगा तो प्लूरल नाउन यूज होगा, और प्लूरल नाउन यूज होगा तो प्लूरल वर्ब भी यूज होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज होता है हमेशा। तो आई एट ए फ्यू एग्स एंड वॉज हैप्पी, मैंने कुछ अंडे खाए और खुश हो गया। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आई एम लिटिल सॉरी, 10 नंबर, आई एम लिटिल सॉरी। देखिए फ्यू की तरह ही है लिटिल, लिटिल फ्यू की तरह लिटिल, ए लिटिल लगा दे और द लिटिल लगा देते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है, फ्यू की तरह लिटिल, ए फ्यू की तरह ए लिटिल, द फ्यू की तरह द लिटिल। सेम मीनिंग भी है, फ्यू का मतलब 9 के बराबर और लिटिल का मतलब भी 9 के बराबर। ए फ्यू का मतलब उतना ही जितना चाहिए और ए लिटिल का मतलब भी उतना ही जितना चाहिए। द लिटिल और द फ्यू वही सेम है। द फ्यू का मतलब आवश्यकता से अधिक है और द लिटिल का मतलब भी आवश्यकता से अधिक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? फ्यू जो होता है हमेशा काउंटेबल के लिए आता है, और एक सेंस आप यहां पे भी लगा सकते हैं कि काउंटेबल ही तो प्लूरल होता है, काउंटेबल ही तो प्लूरल होता है, और ये अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल के लिए आता है। जैसे लिटिल वाटर बोलते हैं, लिटिल मनी बोलते हैं, लिटिल फ्यू मनी नहीं बोलते हैं, लिटिल मनी होता है। आई हैव लिटिल मनी, आई हैव फ्यू मनी नहीं, आई हैव फ्यू रुपीज। रुपीज और मनी में अंतर है, और जो भी धन दौलत होता है वो भी मनी होता है, लेकिन करेंसी जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। जैसे रुपीज, नेपाली रुपीज, इंडियन रुपीज, डॉलर्स, डॉलर और डॉलर्स दोनों होते हैं क्योंकि काउंटेबल हैं, ये करेंसी हैं। लेकिन मनी, मनीज नहीं होता है, इसीलिए लिटिल। तो लिटिल मनी यानी 9 के बराबर पैसे। ए लिटिल मनी का मतलब उतना ही जितना चाहिए, और द लिटिल मनी का मतलब आवश्यकता से अधिक है। लिटिल वाटर होता है, लिटिल वाटर मतलब 9 के बराबर पानी। अरे मुझे लिटिल वाटर दो, यानी मुझे पानी ही मत दो। वैसे ही आई एम लिटिल सॉरी, लिटिल का मतलब 9 के बराबर। मैंने बोला मैंने आपको एक थप्पड़ मारा, ठीक है, आई स्लेप्ट यू,
और 2 बड़े बुजुर्गों ने देखा और कहा सॉरी बोलो। तो मैंने कहा आई एम लिटिल सॉरी। आप मान गए, खुश हो गए, अरे सॉरी तो बोला ना। लोगों के सामने शर्मिंदा तो हुआ, लेकिन अगर यहाँ पे ये लोग जिन्होंने देखा सॉरी बोलते हुए एजुकेटेड थे तो वो तो समझ गए होंगे कि कौन बेवकूफ़ बना। ठीक है, मैंने थप्पड़ भी मारा, सॉरी भी नहीं बोला। वही है, लिटिल का मतलब न के बराबर, कुछ नहीं बोला। आई एम लिटिल सॉरी, मैंने सॉरी ही नहीं बोला इसका मतलब। तो ऐसे जब भी बोला जाएगा कोई बोल के, अब इस वीडियो को देखने के बाद कितने लोग यूज करेंगे, तो अब सब कोई सतर्क रहेगा। आई एम लिटिल सॉरी के बजाय आई एम सॉरी बोलिए, अगर सही में आप क्षमा मांगते हैं तो। ठीक है, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लास्ट, सेकंड लास्ट देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। इलेवन नंबर है, यानी सेकंड लास्ट है नीचे से, माई मैथमेटिक्स इज गुड। याद रखिएगा, जब भी वो माई, आर, योर ये सब लिखवाया है ना, पीछे आप जाकर देख सकते हैं। माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स तो नहीं, देयर, इसके बाद सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट का नेम लिखा हुआ है और उसके बाद वर्ब पूछ रहा है, तो वर्ब हमेशा कौन सा होगा, प्लूरल। तबीयत मेरी थोड़ी सी खराब है तो सॉरी इसके लिए। यहाँ पे यहाँ पे गलती है, यहाँ पे आर होगा। पहली बात तो ये है कि मैथमेटिक्स तो नाउन है, और नाउन में भी कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी प्लूरल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लूरल होगा कब, जब उसके आगे ये एडजेक्टिव लग जाएंगे। इनको पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, याद रखिएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। डिटर्मिनर्स में भी इनको पढ़ा जाता है, जैसे माई मैथमेटिक्स, माई अरिथमेटिक्स, माई एस्थेटिक्स, माई केमिस्ट्री, योर फिजिक्स, जो भी लेना है, आवर मैथमेटिक्स। ये अगर लेते हैं आवर पॉलिटिक्स तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब लेगा, यानी आर हो जाएगा। माई मैथमेटिक्स आर होगा, इज नहीं होगा। वही सिंपली अगर मैथमेटिक्स होता ना तो इज सही होता। ठीक है, मैथमेटिक्स इज गुड, मैथमेटिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं। अब लास्ट देख लेते हैं, ओपन पेज नंबर 69। कोई पढ़ाता है या फिर आप लोग रीडिंग भी करते हैं तो सबसे बोलते हैं ओपन पेज नंबर 69, 70 या फिर जो भी 14 है। अरे पेज नंबर 14 खोलो ना, ओपन पेज नंबर 14, गलत है, 100% एब्सोल्युटली गलत है। मैं बताओ आप क्या होगा, नहीं बता सकते, मैं बताता हूँ किस लिए आया हूँ, इसीलिए तो। ओपन पेज नंबर 69 यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 69 से कोई मतलब नहीं है, पेज नंबर से भी गलत कुछ नहीं है। यहाँ पे ओपन के साथ एक प्रीपोजिशन आएगा जो है एट, यानी ओपन एट पेज नंबर 69। जब भी आपको बोलना होगा पेज नंबर इतना निकालो, इतना खोलो, तो ओपन एट का यूज करेंगे आप, ओपन का सिर्फ यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही थे टोटल कॉन्सेप्ट्स, टोटल 12 कॉन्सेप्ट्स मैंने आज क्लियर किए, वो भी प्रूफ के साथ, एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज बता के। आपको गलत नहीं करना है, अगर इतना समझ गए ना तो आगे चलकर इनसे हजारों क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां पे आप गलती नहीं करेंगे। यानी 12 क्वेश्चंस को आप समझकर 1000 क्वेश्चन सीख सकते हैं, वो भी सही सही। तो आप लोग होपफुली कि बहुत अच्छे से सीखे होंगे। अगर आपको और भी ऐसे सवाल जो कि बच्चों के हैं, एकदम बच्चों वाली गलतियां लोग करते हैं बोलते समय, तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है। इसीलिए मैं आया हूँ न्यू यूट्यूबर, न्यू टीचर एज ए स्टूडेंट। तो आपको अच्छा लगा होगा, और भी सेशन चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।